चलिए आइए, इकोनॉमिक्स में आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर है। जनगणना लेके चलेंगे, सेंसस। आइए, वो तो हो गया था पूरा। क्या चीज है? हाँ हाँ, देख लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, नए पेज से हेडिंग डाल दीजिए, जनगणना। सेंसस। सेंसस। चलिए, मैंने जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है, सबसे बेहतरीन पहले से भी। और अब तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि जनगणना 2025 16 जून से स्टार्ट हो गई है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। 1 मार्च 2027 को उसके अंतिम आंकड़े आएंगे, लेकिन अभी जो भी एग्जाम होंगे आपके, उसमें जनगणना 2011 के आंकड़े पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपने जनगणना 2011 कर ली तो अरे यार सर अभी नहीं आएगी वही कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके आंकड़े आएंगे, कब उनको मान्यता मिलती है, कैसे है। जैसे आप राजस्थान में जो नए जिले हैं उनको लेकर कितना हो हल्ला करते थे, अभी तक मुझे लगता है कि नए जिलों पे क्वेश्चन जो आया 1 या 2 या 3 आए हैं, लेकिन हो हल्ला देखो बहुत ज्यादा। तो ध्यान रखना, ये कम से कम 1 साल तक आपके डाटा काम के रहेंगे और आसपास जो भी आपके एग्जाम होंगे उनमें ये जरूर पूछे जाएंगे। जरूर का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट में ये चर्चा में है, इसलिए पूछेगा आपसे। ठीक है, अब देखिए, जनगणना जो है इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ पहलू देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं? एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो जनगणना है इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें ये जोड़ना पड़ता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, दोनों जो शब्द होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और एक दूसरे के अंदर ही अंतर्निहित होते हैं। आप इनको एक ही मान सकते हो। इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं, पहले भी आते रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर देखिए, 3 स्तर बनते हैं जनगणना के संबंध में। एक तो ये बनता है कि लेटेस्ट में कौन सी जनगणना चल रही है। लेटेस्ट, ठीक है। तो आज की यदि अपने बात करें तो लेटेस्ट में जो जनगणना है वो 2011 की है। अभी तक आपको इसी के आधार पर आंसर देना है। बीच बीच में कई आंकड़े आते रहते हैं, वो मायने नहीं रखते हैं। आपको इसके आधार पर ही जवाब देना है। जैसे हम कहें कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 143 करोड़ है, 143 करोड़ है। सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर होगा जनगणना 2011 के आधार पर भारत की जनसंख्या कितनी है, तो वो 121 करोड़ है। समझे ना बात को? ये ऐसे बनते हैं इस पे क्वेश्चन, तो आपको ये आधार रखना है। अब ये जो जनगणना आप देखते हो इसको 2 रूपों में ध्यान रखना है आपने। 2 रूप में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक रूप की चर्चा हम एक अलग रूप में करते हैं। एक तो वर्ल्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, विश्व की जनसंख्या सबसे ज्यादा कम, विश्व में क्या स्थिति है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या होता है, और इसके अलावा इसी के तहत ही जैसे जनसंख्या नीतियां वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, हम यदि कोई कंपेयर करते हैं तो हमारा जो कंपेयर होगा, अब वो नेपाल से तो देखिए होगा नहीं, हमारा जो कंपेयर होगा वो चाइना के साथ होगा। चाइना के साथ होगा, क्यों? क्योंकि चाइना ही
एक ऐसा देश है जिसको पछाड़कर हम पहले नंबर पर आ गए जनसंख्या के मामले में। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है भारत की जनगणना, ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फिर होती है आप जिस स्टेट की तैयारी करते हो, जैसे आप राजस्थान की तैयारी करते हो तो राजस्थान की, लेकिन ये राजस्थान वाला जो चैप्टर है ये राजस्थान के क्लास के अंदर होता है, यहां नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी बकायदा खूब टाइम लगता है। और राजस्थान का जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं। लेकिन वर्तमान में भी क्या है, जो राजस्थान के बच्चे तैयारी करते हैं वो ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि राजस्थान की जनगणना का सब्जेक्ट आ गया तो सिलेबस के अंदर लिखा हुआ आ गया और आपने कर लिया, इंडिया को छेड़ा नहीं, गलत हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊं, राजस्थान का क्वेश्चन है, भारत व राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? भारत व राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? अब ये राजस्थान के एग्जाम में आया है, समझ रहे हो मेरी बात को? आपको दोनों क्राइटेरियो का ध्यान रखना पड़ेगा। पता लगा राजस्थान की तो याद है, भारत वाली याद नहीं है, और उल्टे टेढ़े बना कर देता है आपको। ये आता है लिंग अनुपात के संबंध में भी भारत और राजस्थान को कंपेयर करवा देता है। तो ये क्या है, इसका एक सिलेबस होता है ये, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या होता है नहीं रिकॉर्डिंग, तो फिर क्या होता है, एक इसके अंदर जो करंट में चल रहा होता है वो तो देखिए, वैसे तो हर टॉपिक के अंदर ये वाला जो सेगमेंट है आपका क्लियर होना चाहिए। ये वाला सेगमेंट हमें कई चीजें बताता है कि हमारे एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और कर्द जी के तो आपके आता ही आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम अपने बात करते हैं इस पर। जल्दी करो थोड़ा सा। चले, आइए आइए स्टार्ट करते हैं अपने। कुछ नए रूप में हम इसको लेके चलेंगे, नई चीजें आपको मिलेगी इसके अंदर। वैसे करंट के अंदर खूब करवाया था ये, जो बच्चे कर चुके हैं वो, अब नहीं कर चुके वो एक अलग चीज है। आइए, जनगणना। जनगणना आओ, इसमें लिखिए यह है संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय, अब आप देखिए ये जो संघ सूची का विषय है
अब आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। जैसे जनगणना जो करवाई जाती है, जनगणना जैसे करवाई जाती है, तो उस संबंध में आर्टिकल पूछ लिया गया है आपसे, और मैंने ये आर्टिकल उस समय करवाया था, और इस बात पर मैंने वो टेलीग्राम पे भी आपको भेजा था। मैंने कहा ये देखो जनगणना यहाँ पूछ ली गई है सारी, ये मैंने भेजा था आपको, ये याद आ रहा हो तो। मैंने कहा था आर्टिकल पूछ लिया गया है, ठीक है। लेकिन अब हमें इसके बारे में थोड़ी और विस्तार देना है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 246 के अंदर। बना लीजिए इसको। आइए, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को होता है। लिख दीजिए, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। चले, आइए। नेक्स्ट आ जाइए, जनसंख्या का अध्ययन। ध्यान रखना, मैं जनसंख्या लिख रहा हूं, जनगणना नहीं लिख रहा। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है, ये कहलाता है जनांकिकी। डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन जो कहलाता है, ये कहलाता है डेमोग्राफी। आइए, अब देखिए जनसंख्या का अध्ययन क्यों करते हैं, अभी बात करते हैं। पहले इसके जनक लिख दीजिए डेमोग्राफी के। फ्रैंक नोटेनस्टीन। फ्रैंक नोटेनस्टीन। फ्रैंक नोटेनस्टीन, ये इसके जनक है, ठीक है। देखिए, जनसंख्या का अध्ययन क्यों करवाते हैं? जनसंख्या का अध्ययन इसलिए कराया जाता है ताकि हमें पता लग जाए कि जैसे हम कहें कि सबसे कम साक्षरता जो है बिहार के अंदर है, तो ये जनसंख्या से पता लगा। तो फिर हमें बिहार के अंदर ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए ताकि वहां पर साक्षरता का स्तर बढ़े। अब हमें पता है कि केरल में साक्षरता ज्यादा है, सभी पढ़ रहे हैं, तो वहां फिर एक बैलेंस बड़ा रखे। बैलेंस का मतलब क्या होता है? उसको आप रख रखाव मेंटेन करते रहे वैसे उसको, और जो जहां कमी है उसको आप बढ़ावा दें। जहां गरीब ज्यादा है वहां पर योजनाएं ज्यादा लागू करें। मतलब सरकार को योजनाएं लागू करने में सुविधाएं मिलती है, क्योंकि हम जो लाभ है उन्हीं को ज्यादा देना पड़ेगा जो कि कमजोर है। पता लगा कि जो कमजोर नहीं है उनको लाभ देते गए तो फिर एक अनबैलेंस हो गया। इसी कारण से जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, एक होता है जनांकिकीय लाभांश, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये खूब पूछा जाता है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये इसका आयु वर्ग पूछा जाता है आपसे। मतलब इसमें किस आयु वर्ग के लोग आते हैं? इसमें जो आयु वर्ग के लोग आते हैं सामान्यतः
मैं सामान्यतः शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। ये आते हैं इसके अंदर, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके अंदर आते हैं। अब देखिए 15 से 59 वर्ष किस रूप में देखते हो आप जानते हो कि एक आर्टिकल है जिसका शोषण के विरुद्ध अधिकार, मूल अधिकार है हमारा, वो उसमें जो है ये चीजें बताई गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं लगा सकते। इसी कारण से हमने क्या कर दिया, 15 कर दिया। ठीक है, एक लगभग व्यक्ति जो है 60 साल में रिटायर हो जाता है सामान्यतः, कई 62 में भी होते हैं, कई 65 में भी होते हैं, कई जगह आपको 70 में मिल जाएंगे, ऐसे भी है। लेकिन वो क्या होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। सामान्यतः जो है वो ये इतना ही माना जाता है। मतलब ये वर्ग जो है, यही वर्ग जो ऐसा है जो कि काम करता है। इसके ऊपर यदि आप देखोगे तो वो सीनियर सिटीजन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन नहीं है उनके पास। और बच्चे 14 से कम बात करोगे, 15 से कम बात करोगे तो वो बच्चे की कैटेगरी में आता है, वो भी प्रोडक्शन नहीं करता। मतलब ये दोनों वर्ग जो है खर्चे के घर होते हैं। चलिए समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, खर्चा लगता है, इस पे पैसा लगता है, समझे ना बात को। तो ये कहते हैं कि जिस देश में ये आयु वर्ग होगा ज्यादा, ठीक है ना, उस देश का विकास होगा। लेकिन यहां भी एक शर्त है, उस देश का विकास तभी होगा जब ये काम पर लगे होंगे। कहने का मतलब रोजगार में होंगे। यदि ये वर्ग बेरोजगार हो जाए तो इस तरीके का विस्फोट होगा कि आप सोच ही नहीं सकते। अपराध की घटनाएं बढ़ने लग जाएगी, होगा, ये होता है, ध्यान रखना। ये जैसे कोरोना काल में चोरियां बढ़ने लगी, क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि लोगों की नौकरियां चली गई। नौकरियां चली गई तो पेट पालने के लिए क्या करें? अब एक तो कोई मेहनत करेगा, कोई चोरी करेगा। भाई सिंपल सी बात है, करेगा क्या वो? जिसको जैसा दिखा वैसा उसने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। ठीक है, चोरी करना गलत है, लेकिन हम उसके प्रभाव को तो देखना पड़ेगा ना हमें। भाई ये प्रभाव पड़ा है इस चीज में। तो इस वर्ग में यदि काम मिल जाए, ठीक है ना, काम मिल जाए तो फिर उस देश की जीडीपी टॉप पर जाती है। तो एक लाइन लिख दीजिए, इस आयु वर्ग के लोग, इस आयु वर्ग के लोग जिस देश में ज्यादा होते हैं, जिस देश में ज्यादा होते हैं, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड उतना ही अधिक होता है। उतना ही अधिक होता है। आ जाइए, वापस आ जाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनांकिकीय लाभांश वाला। अब ये बात करते हैं, ये जो जनगणना है ये प्रारंभ कब हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी 1872 ईस्वी में। आप पहले ऐसे जरूर लिखें, गड़बड़ी ना कर देना। पहली जनगणना, पहली जनगणना 1872 में ये हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो पहली जनगणना 72 में, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के अंदर हुई थी। चले आइए, चलिए मुझे जानबूझकर एक बार यहां लिखना पड़ेगा।
दूसरी जनगणना हुई थी 1881 में, 1881 में, और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। ये जो लॉर्ड रिपन है, इसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ रूल। फादर ऑफ लोकल सेल्फ रूल, ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है। अब आप देखिए ध्यान से, हेलो, हाँ जी, हाँ, अब देखिए दूसरी जो जनगणना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहां गड़बड़ी मत कर देना, उलझा देगा आपको नहीं तो। ये थी पहली क्रमबद्ध जनगणना, फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस, पहली क्रमबद्ध जनगणना। अब यदि आपको ये कह दे कि पहली क्रमबद्ध जनगणना कब हुई थी, तो होगा आपका ये 1881 के, ठीक है। और नॉर्मल कह दे पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। ये ध्यान रखना है, गड़बड़ी मत कर देना ये चीज। क्रमबद्ध क्यों कहते हैं हम इसको? क्रमबद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन ये डिसाइड हो गया था कि भारत में 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होगी। यहां ये पता डिसाइड हो गया था, लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर यह डिसाइड हो गया कि भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर तो कॉल करना, लाइव यूट्यूब पे आएगी, लाइव क्लास आएगी, नंबर आ रहा है, फोन आ रहा है इसका, सियासी वाली, हाँ, तो यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहली क्रमबद्ध जनगणना, चलिए समझ आई बात सारी। चलिए अब देखिए, अब देखो वो जो चीजें हैं, जैसे जनगणना 2011 कौन सी जनगणना है, वो आगे आएगी, ठीक है ना। जनगणना 2025 कौन सी जनगणना है, उसको हम आगे करेंगे, इसके आंकड़े कब आएंगे, वो सब बातें आगे आएंगी, ठीक है ना। ये एक बेस हो गया आपका। अब ये बात आती है जनगणना करवाता कौन है, मतलब किस मिनिस्ट्री के तहत होती है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के तहत होती है ये, ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री करवाता है ये। चलिए प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसमें लिखिए, अरे यार, हेलो, हाँ जी नमस्कार, ये आपके लाइव उसमें यूट्यूब पे आ जाएंगे। ठीक है। अमित शाह जी के नीचे लिखना, ये वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी है। ये वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी है। ठीक है, एक स्टार डाल के लिखना। वर्ष 2021 में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था। सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था। चले, आइए अब देखिए, अब जब मिनिस्ट्री आती है, आंकड़े जारी करता है, तो उसमें क्या होता है, जो आंकड़े जारी करने का जो काम करता है वो सेक्रेटरीट करता है। कौन सा सेक्रेटरीट? जो गृह मंत्रालय के अधीन होता है, और उसका जो हेड होता है वो होता है आपका गृह सचिव, होम सेक्रेटरी। एक गृह सचिव होता है, ध्यान रखना। जैसे रक्षा मंत्रालय होगा तो रक्षा मंत्री होगा, रक्षा सचिव होगा। वित्त मंत्रालय होगा, वित्त मंत्री होगा, वित्त सचिव होगा। ठीक है ना, ऐसे। तो ये जो गृह सचिव है, ये है गोविंद मोहन। अब ये सामान्यतः इनका कार्यकाल 2 वर्ष के आसपास होता है, सामान्य। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जब भी आप पढ़ो, थोड़ा सा करंट के टच में रहकर पढ़ो। मैं आज की डेट की बात लिखा रहा हूं, लिख दीजिए अगस्त 2025 की अंतिम स्थिति। अगस्त 2025 की अंतिम स्थिति। ठीक है, आइए, एक बात और है थोड़ी सी, हालांकि जनगणना से कोई संबंधित नहीं है। यहां जगह बची है तो यहां कर लो, नहीं तो जहां आपको लगे वहां कर दीजिए। इसका करंट जीके में डिटेल लेके चलूंगा, लेकिन ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आप ये ऐसे मान के चलिए कि फिक्स है। सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। सहकारिता, सहकारिता का मतलब समझते हो ना, जैसे अमूल डेयरी हो गई, सर्स डेयरी हो गई। ठीक है ना, ये सहकारिता के अंदर आते हैं, सहकारिता का क्षेत्र होता है। आप कह सकते हो कि सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना, कुछ नियमों के तहत, शर्तों के तहत। ये तो सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। कोई बात नहीं, लिख दीजिए जुलाई महीने का पहला शनिवार। जुलाई के महीने में जो पहला शनिवार आएगा, वहां पर सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना। ये चलें आगे। अब जो सहकारिता दिवस मनाया गया था,
उसकी एक सबसे कॉमन बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत में सहकारिता विश्वविद्यालय, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, उसकी आधारशिला रख दी गई है। ठीक है, और वो जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है आणंद में। ये जरूर आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। आणंद, आणंद कहां पड़ता है? गुजरात में। अमूल डेयरी वाला मामला है ना, वो एक और लिख दीजिए, मैं ज्यादा तक नहीं करूंगा क्योंकि ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके नोट्स के अंदर बार बार भी आ गए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। लिख दीजिए, लिखो जुलाई 2025 में, मतलब जो पहला शनिवार था, जो भी है जुलाई लिख दो सीधा। जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ब्रेक डालना, ब्रेक डालो, देखना इस जुलाई में वो क्या था, शनिवार किस डेट को था, वो भी लिख ही लो। बाई चांस पूछ ले कि जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया, तो थोड़ा सा देख लो। अब मेरे ध्यान नहीं है क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, अगले साल पता नहीं कौन सी डेट को आए हैं। 5 तारीख है तो 5 जुलाई लिख दो ब्रैकेट में, 5 जुलाई लिख दो। जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर, ब्रैकेट में 5 जुलाई, सहकारिता दिवस पर आणंद गुजरात में, अंडरलाइन कर लो, आणंद गुजरात, आणंद, आणंद अमूल का हेड ऑफिस होता है ये, आणंद गुजरात में भारत के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय, भारत के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय पहले सहकारिता विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखी गई। समझ गए मेरी बात का अर्थ? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आणंद गुजरात को अंडरलाइन कर दीजिए। सहकारिता दिवस कई बार पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, तो इसकी कोई वैसे डेट फिक्स नहीं होती है। ये जुलाई महीने का जो पहला शनिवार होता है उसको मनाया जाता है। अब ये हर साल अलग अलग होती है, ध्यान रखना। ये इस साल का पूछ ले तो वो 5 जुलाई हो जाएगा। समझ में आई जी बात सारी? ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हो गया आयोग के मामले में, मंत्रालय के मामले में। अब आ जाइए आयोग पर बात करते हैं। संबंधित आयोग मतलब जनगणना से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित आयोग कौन से हैं? सबसे पहले लिखिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। अब देखिए, इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। पता लगा पूछ कुछ रहा है, बता के कुछ आ गए। अध्यक्ष। एक क्वेश्चन और होता है, वो आप जनसंख्या से संबंधित नहीं है लेकिन वो बहुत बार आता है, स्टैटिक पोर्शन आपका, वो लिख दीजिए राष्ट्रीय एकता आयोग, नेशनल यूनिटी कमीशन।
राष्ट्रीय एकता आयोग का अध्यक्ष भी हमेशा प्रधानमंत्री होता है। का अध्यक्ष भी हमेशा प्रधानमंत्री होता है। चलिए, एक और आयोग होता है, उसका नाम है राष्ट्रीय जनगणना आयोग, नेशनल सेंसस कमीशन। अब इसको इंग्लिश में नेशनल सेंसस कमीशन होता है। नेशनल सेंसस कमीशन। अब ये नेशनल सेंसस कमीशन होता है, इसका जो हेड होता है उसको कहते हैं जनगणना आयुक्त, मतलब सेंसस कमिश्नर। ये अखबारों में बहुत पढ़ने को मिलेगा आपको, सेंसस कमिश्नर। अब देखिए, जनगणना जो होती है वो इसी के नियंत्रण में होती है, यही होता है कर्ता धर्ता। जनगणना का जो प्रबंधन वगैरह करता है ना, वो उसको सौंपा जाता है। मतलब जो होम मिनिस्ट्री है इस आयोग को सौंपती है कि आप जनगणना करवाओ। जैसे चुनाव जो होते हैं ये भारतीय निर्वाचन आयोग को कहा जाता है। जैसे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग को कह दिया गया है, ठीक है ना। अब जल्दी उस पर चुनाव होंगे, देखते हैं आगे क्या स्थितियां हैं। तो इसमें लिख दीजिए, यह जनगणना करवाने का काम करता है। यह जनगणना करवाने का काम करता है। जनगणना करवाने का काम करता है। चले आइए, लेटेस्ट में कौन है? मृत्युंजय नारायण राव। मृत्युंजय नारायण। इसके आगे आप जरूर लिखें अगस्त 2025 की अंतिम स्थिति। जिस दिन ये बदल जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि अभी बदलने की कोई चांस नहीं है इनके। चलिए, अब आइए संबंधित दिवस। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, सॉरी, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आप जानते हो सभी, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये बात आती है कि ये 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है।
सवाल ये है 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं लिखा दूंगा। हुआ क्या था, 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या जो है ये क्या है, 5 अरब हो गई थी। मतलब इस दुनिया में 11 जुलाई 1987 को 5 अरबवें बच्चे ने जन्म लिया था, ये हुआ था। अब इसकी स्मृति में यहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है ना, तो दो आपको ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसको देखिए आप, या ऐसे कर दीजिए, घोषणा के रूप में कहोगे तो 11 जुलाई 1989 को। ठीक है, लेकिन यहां एक शब्द इस्तेमाल होता है, विधिवत रूप से पहली बार जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 11 जुलाई 1990, विधिवत रूप से। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। तो यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसमें लिखो क्योंकि 11 जुलाई 1987 को 11 जुलाई 1987 को विश्व में, या विश्व की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। कले, ठीक है, आइए फिर ये लिख दो घोषणा 11 जुलाई 1989। ठीक है, आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो भाई ये घोषणा किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। यूएनओ की एक संस्था है, हाँ, जूस ले बस है, हाँ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। फिर नीचे लिख देना विधिवत रूप से पहली बार। चले, आइए अब ये बात आती है इसका उद्देश्य क्या है। लिख दीजिए जनसंख्या के प्रति जागरूकता पैदा करना। जनसंख्या के प्रति जागरूकता पैदा करना। 11 जुलाई 2025 की थीम। अब देखिए हालांकि ये इस टाइप के क्वेश्चन जुलाई की थीम वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन मैं जानबूझकर आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट में क्या है, जनगणना का प्रोग्राम चल रहा है, तो हो सकता है आपसे ये अंदरूनी पूछ ले, लेकिन थोड़े चांस कम ही है क्योंकि एक तो ये लंबी बहुत है। तो इसमें लिख दीजिए पूरी, इसका थीम लिखिए, युवाओं को
निष्पक्ष व आशावान दुनिया में, युवाओं को निष्पक्ष व आशावान दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त करना, मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त करना। बाई चांस आपसे पूछ ले तो इसका जवाब दे सकते हो आप। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आप क्या, मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त करना, इसका अर्थ ये निकलता है कि इनको शिक्षित करना है, साक्षर करना है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में समस्याएं सामने आ रही है, देखो विवाह की जो आयु होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आप लोग भी ध्यान रखें ये चीजें, जोश जोश में होश मत खो दे। नहीं होता है ये, विवाह की जो आयु होती है ना, सामान्यतः जैसे भारत सरकार कहे तो 21 वर्ष ये लड़के की है और लड़की की 18 वर्ष है, ठीक है ना, ये होती है। नहीं की वो भी, अभी नहीं की, अब करेंगे, उस पर विचार करेंगे वो, ठीक है ना, ये जनरली ये मानी जाती है, ठीक है, सामान्यतः ये है। अब इसमें यदि आप कुछ गुणा भाग करो तो ज्यादा ज्यादा 24 और 21 तक पहुंच जाओ, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब होता क्या है, पहले तो ना पढ़ते थे ना कुछ और, तो सीधा विवाह ही होता था और लोगों को जल्दबाजी भी होती थी, कर करा दो इनका। अब क्या है, दोनों बच्चे भविष्य निर्माण की तरफ चल पड़ते हैं और वर्तमान में बेरोजगारी का, साक्षरता का ये इस तरीके से घालमेल बना हुआ है कि इस उम्र तक तो कोई जॉब लगने की संभावना ही नहीं रहती। आप भी बैठे हो कहीं, भाई एज हो गई, अब तो एक समस्या ये आ रही है कि वर्तमान में जो विवाह हो रहे हैं वो 30 साल में, 32 साल में, 34 साल में, यहां तक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। और लड़कियां भी क्या है, 29-30 साल में शादियां कर रही है, मिल जाएंगे आप, बहुत है ना ये है तो बहुत, ठीक है ना, ठीक है, करियर भी बना लिया, सब कर लिया, लेकिन इसके बाद की जो संभावनाएं होती है वो लगभग खत्म हो जाती है। संभावनाएं मतलब वर्तमान के अंदर यदि आप देखें तो जो मिसकैरेज होता है, ठीक है ना, गर्भपात, उसकी घटनाएं बहुत ज्यादा घटित होने लग गई, बहुत ज्यादा घटित होने लगी। उसका कारण क्या है, उसका कारण एक तो ये है ही, हालांकि और भी कई कारण होते हैं। और भी कारण ये है कि जैसे वर्तमान में जो खान पान है वो बड़ा खतरनाक है, उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यदि कम उम्र में, इस उम्र में विवाह हो जाता है तो ये क्या है, आगे समस्याएं नहीं रहती, समझे ना बात को, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। और जैसे मान लीजिए हम करें, जैसे आज कहें कि कोई 55 साल का है या 45 साल का है, ठीक है, उसके कोई संतान पैदा हो जाए, ठीक है, 45 साल वाले के संतान पैदा हो गई, आप सोचिए वो जब 21 साल का होगा या 21 साल की जब होगी तो ये कितने का होगा, 66 साल का, ये जाने की तैयारी कर रहा होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। तो उसका सिस्टम कैसे बैठेगा, बैठे नहीं पाएगा, क्योंकि 21 साल तक तो लगभग भरण पोषण माता पिता को ही करना होता है। तो ये कई समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं को देखते हुए ये चीजें सामने आई है कि फैमिली के लिए सशक्त बनाना, ठीक है। तो घर वालों को कह दो भाई पहले विवाह कर दो, ठीक है, या 1-2 साल तैयारी करके देख लो, जो सेटिंग बैठती है तो बढ़िया है भाई नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, मैं कह रहा हूं आपको, तो विवाह कर लो। और वैसे
होता यह है कि कहते हैं कि जब विवाह होता है तो दो लोगों के जो गुण है वो मिलते हैं, दो लोगों का भविष्य मिलता है, लक मिलता है, ठीक है ना, किस्मत मिलती है। तो दो लोगों की जब किस्मत मिलती है तो उसमें हो सकता है नौकरी लग जाए, हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कई बार उल्टा भी हो जाता है, पता लगा गहने गुने समेट के लेके भाग गई, उल्टा भी हो जाता है। तो बचाव इलाज है। तो इस कारण से ये चीजें आगे बहुत समस्याएं आएगी, आगे बहुत समस्या, आगे चलकर मैं बात करूंगा आपसे, इन्हीं चीजों से संबंधित है सारी। चलिए आइए नेक्स्ट लिखिए, संबंधित दशक। दशक मतलब डिकेड। एक तो दशक है 1911-21 का, एक है 1961-71 का। लिखिए, दशक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भारत में जो जनगणना होती है 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, इस कारण से। अब ये जो दशक था आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इस दशक में क्या हुआ था, जनसंख्या में कमी हो गई थी, और इतनी कमी हो गई थी कि जनसंख्या में कमी हुई थी माइनस के अंदर, माइनस, जनसंख्या वृद्धि दर जो है माइनस में गई थी। माइनस में मतलब समझते हो, जनसंख्या कम हो गई, ये था। तो ये जानकारी हमें कब हुई थी, कब पता लगा कि जनसंख्या में माइनस वृद्धि हुई है, 21 में। इसी कारण से 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडेशन ईयर ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें लिख दीजिए, इस दशक में, इस दशक में जनसंख्या में, जनसंख्या में कमी दर्ज की गई, कमी दर्ज की गई, ठीक है ना। आगे भी लिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी लिख दीजिए -0.31%। अच्छा आंकड़ा है, पूछा जा सकता है। -0.31 मतलब माइनस में चली गई थी, ठीक है ना, 0.3% भी आप कह सकते हो। चले आइए, अब इसी कारण से ये जो 1921 है इसको कहा जाता है जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडेशन ईयर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष। चले आइए, ध्यान से आ रहा है ना, ध्यान सारा। अब ये जो दशक था, इस दशक में क्या है, जनसंख्या में तेज वृद्धि हुई, वृद्धि दर बहुत ज्यादा तेज थी। लिख दीजिए, इस दशक में जनसंख्या में तेज वृद्धि दर्ज की गई। तेज वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। और इसका भी आप लिख दीजिए 24.80%, ये एक्यूरेट है, 24.80%, ठीक है ना। इससे ज्यादा वृद्धि दर आज तक नहीं हुई। अब तक 15 जनगणना हो चुकी है, 15 जनगणना में सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो थी
वो इस दशक में थी 24.80 और सबसे कम वृद्धि दर थी 1911-21 में 0.31 माइनस के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़े आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये अब ये जानकारी हमें हुई थी 1971 में, इसी कारण से 1971 को कहते हैं जनसंख्या का महान विस्फोटक या छलांग वर्ष, ग्रेट जंपिंग ईयर ऑफ पॉपुलेशन, ग्रेट जंपिंग ईयर ऑफ पॉपुलेशन। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, लिखिए गरीबी, अशिक्षा, बाल विवाह, लिंग अनुपात, असुरक्षा की भावना। चले आइए थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बाल विवाह है, अशिक्षा है, गरीबी है। गरीब होता है व्यक्ति, तो जो गरीब व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे वो उतने ही ज्यादा कमा कर लाएंगे। उसकी सोच ये होती है भाई घर में जितने ज्यादा होंगे वो ज्यादा कमाएंगे। लेकिन वो अशिक्षित होता है, साक्षरता कम होती है, पढ़ा लिखा कम होता है। इस कारण से वो ये नहीं पहचान पाता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी। तो यदि बेरोजगारी बढ़ गई तो वो हमारे लिए फिर एक खर्चे का घर हो जाएगा और आपको गरीबी की दिशा में ले जाएगा। तो ये सोच होती है। शिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह होते हैं, छोटी सी उम्र में विवाह कर देते हैं। कुरीति है, ये कुरीति है समाज के अंदर। कहते जल्दी जल्दी विवाह कर दो बस, तो छोटी सी उम्र में विवाह कर देते हैं। अब छोटी सी उम्र में विवाह कर देंगे तो ये 40-45 साल के होते हैं तो लाइन बना देते हैं। तब तक ये क्या करें, ऊपर से बेरोजगार। ये जो सबसे ज्यादा होते हैं, एक दिवस होता है आखा तीज पर होते हैं। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, आखा तीज पर बिठा देते हैं जो उनको पता ही नहीं होता, मिक्स कर दो चाहे हाँ भाई पता लगा कि नहीं नहीं ये इसका यहां बिठा लो, तो क्या चलो ठीक है इसको उधर बिठा दो, इसको यहां बिठा दो, हो जाता है सारा एक्सचेंज ऑफर चल रहा होता है। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात क्या होता है? आपको गांव में से कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, शहरों में भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि जैसे
लिंग अनुपात में होता है लड़के और लड़की में फर्क करना। ठीक है, कहते हैं लड़का होना चाहिए, ये सोच है भारत की सामाजिक व्यवस्था की, लड़का होना चाहिए। कुछ सिस्टम है वो हमारे धर्म ग्रंथों को इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, उसके कारण कुछ समस्याएं वैसे पैदा हो जाती है कि जब तू मरेगा और तेरे को तेरा लड़का आग लगाएगा तभी तू स्वर्ग में जाएगा। एक ये भी होता है भाई लड़का आग लगाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। अब उसको किसने बताया, ये आज तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि सवाल यदि आपने पूछ लिया भाई हाँ जी बताइए आपको किसने बताया था ये, तो वो धर्म विरोधी कहलाएगा, वो धर्म विरोधी। पूछ सवाल नहीं पूछ सकते आप, ठीक है। ज्यादा ही कहेंगे तो कान में भविष्यवाणी हुई थी, ऐसे मैंने कई सुने हैं, तो कान में एक भविष्यवाणी हुई थी, इंद्र देवता आए थे, ऐसा ऐसा करके कुछ हुआ था, तो वो नहीं है। तो ये क्या होता है, धर्म ग्रंथों को अपने फायदे के आधार पर तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना, अपने फायदे के लिए एक विशेष वर्ग के द्वारा, उसके परिणाम होते हैं ये, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं। तो वो लड़के की चाह में क्या करता है, आपने देखा होगा 4 लड़कियां होती है, ऊपर एक लड़का होता है, 5 हो गए टोटल। और जब तक लड़का नहीं होता वो मानता भी नहीं है, वो होना एक होना चाहिए, है कि नहीं बता दीजिए आप, है ना ये। तो ये अब लड़के की जो चाह होती है भाई ये लड़का होना चाहिए, वो भी जनसंख्या वृद्धि के कारणों में होता है, ध्यान रखना, वो कारण होता है जनसंख्या वृद्धि का। अब देखिए असुरक्षा की भावना, ये भी एक बड़ा सिस्टम बहुत गंदा चल रहा है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इससे कोई अनछुआ नहीं है, आपको मिल जाएगा, इंडिया में भी मिल जाएगा आपको। एक मानसिकता होती है कि हमारा समाज जो है, समाज मतलब कोई भी समाज, जैसे अब इन्होंने जातियों धर्मों में बांट तो दिया ही, तो इस कारण से मुझे बात करनी पड़ रही है। हालांकि जाति धर्म इसको मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है यदि समझे तो। समाज में बांट दिया, ठीक है, ये जाट समाज है, ये कुम्हार समाज है, ये नायक समाज है, ये सांसी समाज है, ये मीणा समाज है, ये गुर्जर समाज है, ये बांट दिया। अब इन समाज के रक्षक भी एक एक खड़े कर दिए, आजकल तो हर कोई रक्षक है, आप जानते हो। अब वो क्या कहता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, क्योंकि यदि हम कम हो गए तो इस समाज के लोग हमारे पे अधिग्रहण कर लेंगे या इनका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, हम ज्यादा होने चाहिए। आप इसको धर्म के रूप में भी देख सकते हो। जो मुस्लिम धर्म है इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर 45 प्लस है, 45% प्लस है, और हिंदुओं की जनसंख्या में कमी हुई है, इस संबंध में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ले दे के, मैं बुरा मत मानना, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। ले दे के बात वही आती है शिक्षा की। यदि हम हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे तो सामान्यतः आपको जो हिंदू है वो शिक्षित ज्यादा नजर आएगा, तो शायद हम सुधर गए और उनमें सुधार नहीं हुआ, वो भी कहीं ना कहीं अशिक्षा रहेगी। और फिर कह दिया गया कि जितने ज्यादा होंगे तो हम कम हो जाएंगे, तो फिर हमारे पे अतिक्रमण हो जाएगा, ये भी हो गया सारा। अभी मोहन भागवत जी का बयान आया था, आपने देखा होगा अखबार के अंदर, जो आरएसएस संघ के नेतृत्व करते हैं। उन्होंने भी क्या कहा, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे तो करने चाहिए, आया था ना, मैंने बताया भी था आपको। तो ये एक किस तरीके की सोच को उजागर करता है, भी हम कम ना हो जाएं, क्योंकि यदि हम कम हो गए तो दूसरा धर्म या दूसरा जाति या दूसरा समाज हम पे प्रभावी हो जाएगा, इसका अर्थ ही होता है, ठीक है। तो इसको मैंने कहा असुरक्षा की भावना,
ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं और मैं कह दूं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, जैसे लिखिए, चलो क्वेश्चन लिखिए, जल्दी करो थोड़ा सा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? गरीबी, ऐसे लिखो, अशिक्षा लिखो, बाल विवाह, लिंग अनुपात, असुरक्षा की भावना। बताओ, मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण। कारण सारे ही है, लेकिन आपको यह देखना है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है और क्यों। बताइए, आप बताओ। हैं? बाल विवाह, आप बताइए। लिंग अनुपात है, असुरक्षा की भावना, अशिक्षा। हाँ जी, आप बताइए भाई। असुरक्षा की भावना, डी। चलिए जी, कोई बात नहीं। देखो, शिक्षा, यदि हम शिक्षा की बात करें तो 1947 में लगभग 22% के आसपास एजुकेशन थी हमारे, और वर्तमान में 74 के आसपास है। तो शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। बाल विवाह, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है? लगभग कोई नहीं होगा, कोई दारा सिंह जैसा बेटा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत कम है। हो गया क्या आपका है? अरे यार, हो गया तो बढ़िया, एक एडमिशन तो हो ही जाएगा यार। एक एडमिशन के लिए बाल विवाह करो आप। चलिए, अब आप देखिए, जब हम जनगणना पढ़ेंगे, आंकड़े पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा जो लिंग अनुपात है वो भारत में लगातार कम होता जा रहा है, लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। असुरक्षा की भावना जो है ये ऐसे नॉर्मल चलती रहती है, वैसे ऑफिशियली ऐसा इसका कुछ भी नहीं होता है। इस कारण से इन दोनों में से सबसे बेस्ट ये होगा, ठीक है ना, लिंग अनुपात। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।